क्या है नेपाल का नया संविधान? सरहद पर क्यों बिगड़ गए हालात? मधेशियों का कैसे उड़ा मजाक? नेपाली संविधान पर सबसे बड़ी बहस। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम मूलतः उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम नेपाल की जो आंतरिक स्थिति है उस पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि नेपाल की जो आंतरिक स्थिति है उससे उत्तर प्रदेश के 11 से ज़्यादा जनपद जो तराई इलाके में स्थित हैं, बहराइच से लेकर महाराजगंज तक, लगातार प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल नेपाल में नए संविधान के गठन के बाद हालात ये हैं कि मधेशियों को वहाँ दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित कर दिया गया है और मधेशियों को नेपाली नागरिकता में जो हक मिले हैं राजनीतिक तौर पर वो बहुत कमजोर हैं, जिसको लेकर 1.25 करोड़ से ज़्यादा मधेशी जो मूलतः भारतीय समर्थक माने जाते हैं उनका हक खतरे में है। उनको जो अधिकार दिए गए हैं उस पर कमी की गई है और उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक महत्व उनको मिलना चाहिए वो दरअसल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत से जो सामानों की आपूर्ति नेपाल की तरफ होती है उसकी मधेशियों ने नाकाबंदी कर दी है। मधेशी भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मधेशियों के साथ भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का रहा है। ऐसे में नेपाल में जो भारतीय वर्चस्व की स्थिति है वो कमज़ोर होगी अगर मधेशी वहाँ पर कमज़ोर होंगे। क्या भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो कमज़ोर हुई है? क्या नरेंद्र मोदी का 14 साल बाद नेपाल की विजिट बेमायने चली गई? और इसका सीधा फर्क अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश पे पड़ रहा है, क्योंकि मूलतः जो तराई और मध्य क्षेत्र की जो व्यापारिक स्थिति है वो नेपाल के बहुत करीब है और नेपाल में बहुत से खाद्य पदार्थों की और ज़रूरतमंद सामानों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के रास्तों से होती है। तो ऐसे में मूल सवाल ये है कि मधेशियों का हक क्यों मारा जा रहा है, मधेशियों का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है और क्या नेपाली अब चाइना के करीब होने के चक्कर में भारत की उपेक्षा कर रहे हैं? शायद यही वजह है कि संविधान में बहुत कम हक मधेशियों को दिया गया है। तो मधेशियों ने इस पर महाभारत छेड़ दी है और क्या संविधान में कोई परिवर्तन होगा और क्या मधेशियों को उनका हक भारत सरकार दिला पाएगी और क्या उत्तर प्रदेश के रास्ते जो व्यापार हो रहा है और जो नाकाबंदी की गई है क्या ये कभी खुल पाएगी? आज की बहस का यही खास मुद्दा है। मैंने 4 खास मेहमान इस बड़ी बहस में आमंत्रित किए हैं, जिसमें विशेष तौर पर मैंने रामेश्वर पांडे जो उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार हैं और अभी हाल ही में मधेशी आंदोलन को कवर भी किया है उन्होंने और काफ़ी गहरी समझ रखते हैं नेपाल के आंतरिक मामलों की। मेरे साथ विदेश मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर रहीस सिंह मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह भारतीय कूटनीति, इंडियन डिप्लोमेसी की अब तक की सबसे बड़ी फेल्योर के तौर पर इसको देखा जाए। और मेरे साथ समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री और पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता अनीस मंसूरी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक। बहुत स्वागत आप चारों का। डॉक्टर रामेश्वर पांडे, सबसे पहले तो मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि नेपाल में इन दिनों किस तरह के हालात हैं, खासतौर पर जो मध्य प्रदेश का इलाका है और मूलतः उनकी क्या समस्या है? देखिए, मधेशियों की समस्या सबसे बड़ी ये है कि उनको जो वायदा किया गया इस संविधान में, संविधान के उसमें वो सारे वायदे पूरे नहीं हुए। उनकी नागरिकता छीन ली गई है, नागरिकता जो उन्हें मिलना चाहिए था। उनको जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलने की बात थी, जो कहा गया था कि ये मिलेगा, जो सहमति थी जिस पर, वो नहीं दिया गया है। और नेपाल के जितने प्रमुख वो जो जगहें हैं जहाँ प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो बड़े पद हैं उस पर उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। क्या उसे नेपाल वंशियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है? सब नेपाल वंशियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और जो सबसे खास बात है कि उनको जो साजिश हो रही है कि जो 5 जिले नेपाल के जो पहाड़ी बहुल हैं उनसे जो मधेश क्षेत्र है उसको मिलाने की कोशिश हो रही है। तो जो 7 प्रांत बन रहे हैं तो उसमें उनको एक तरह से अल्पसंख्यक करने की कोशिश है। तो उनका प्रतिनिधित्व छीना जा रहा है, उनको सरकारी हकों से वंचित किया जा रहा है और ये सारी चीजें वायदे में थी कि उन्हें मिलेगा। जो दूसरी बार संविधान हुआ तो पहली बार संविधान में वो जो पहला संविधान था उसमें सारी चीजें मिली हुई थी। दूसरी बार जो संविधान इन्होंने लागू किया है उसमें सारी चीजें हटा दी गई हैं, गायब कर दी गई हैं। इसलिए उनके अंदर एक रिजेंटमेंट है, एक एलियनेशन है और वो बहुत ही हताश। सिर्फ इसलिए किया गया कि ये भारतीय समर्थक है?
नहीं, ये भारतीय समर्थक हैं। ये तो हमेशा है कि नेपाल का जो पहाड़ी मूल के लोग हैं वो इनके साथ जाति करते रहे और आज से नहीं सदियों से करते रहे हैं। ये 100 साल पहले भी करते रहे हैं। अपने ही देश में ये मधेसी दोयम दर्जे के नागरिक करते रहे हैं। अपने ही देश में ये मधेसी दोयम दर्जे के नागरिक हो गए। बिल्कुल दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और अब एक खास और बात हुई है, नेपाल के जो मधेसी क्षेत्र के लोग हैं उनसे रोटी बेटी का रिश्ता है। आप मधेश क्षेत्र में जाएं तो आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि भारत के गांव हैं या नेपाल के गांव हैं। तो वो शादियां करते हैं। अब कोई लड़की शादी करके जाएगी तो उससे वो नागरिकता स्वाभाविक नहीं मिलेगी। अब उसे नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब उसकी जो नागरिकता अभी तक मिल रही थी स्वाभाविक वो भी छीनी जा रही है। इस संविधान के साथ बहाने मुझे लग रहा है नेपाल में बड़े खेल रहे हैं। डॉक्टर रहीस सिंह, नरेंद्र मोदी ने कहा मैं 14 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर नेपाल आ पाया, बहुत देर में आए, बड़ी बड़ी बातें हुई, संविधान के बारे में बड़ी तारीफें कसी गई, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो जो भारतीय हक है, जो इंडियन डिप्लोमेसी का मेजर लॉयन शेयर होना चाहिए, वो तो मुझे लगता है कि गायब हो गया। आपने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी इसी पे लिखा था। जी नहीं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जैसे नेपाल की जो पोजीशन है जो बफर स्टेट की, तो उसमें दो होता है कि भारत नेपाल के जरिए चीन के दरवाजे तक पहुंच सकता है और चीन नेपाल के जरिए भारत के दरवाजे तक पहुंच सकता है। तो जाहिर सी बात, अगर वहां पर कोई बड़ा चेंज आ रहा है तो उसमें चीन कितना काउंटर करने में सफल हो रहा है भारत को, ये देखने की बात होगी। और जो हमने भूकंप के क्षेत्र में समय में जो मदद दी थी, आप देखिए उसके बाद से एक रिएक्शन लगातार शुरू हुआ। हमने उन स्थितियों को करीब से शायद नहीं देखा कि आखिर वजह क्या है कि नेपाली गवर्नमेंट या नेपाल की संसद लगातार मधेशियों को कम अधिकार देते रहने की परंपरा से गुजर रही है। उसका लॉजिक क्या है, उसका मोटो क्या है? अर्थव्यवस्था में मधेसी सबसे आगे, इंडस्ट्री लगाई तो आप वहीं पर, रेवेन्यू आपको मिलता मधेश क्षेत्र से, भारत से जो भी मिलता है वो थ्रू मधेश क्षेत्र के। लेकिन आप उसको हटा करके और उसकी जगह पर पहाड़ी क्षेत्र, जिनके लिए चाइना जानते क्या कहता है कि आप और हम तो एक ही प्रजाति के हैं, इसलिए हमारा आपका सांस्कृतिक संबंध जो है वो है। तो यानी चाइना ट्रैक 2 नीति या सांस्कृतिक संबंधों के जरिए चीन नेपाल पर इतना प्रभावी होता जा रहा है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय प्रभाव को वहां से धीरे धीरे सप्रेस होना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है भारत का डिप्लोमेटिक ये चूक है जो इसको पहले उसने असेस नहीं किया। नंबर 2, अब भी वो कितना मधेशियों के साथ खड़े हैं और किस हद तक, क्योंकि ये डर है अभी तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा, अभी तो कुछ मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अनीस मंसूरी, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, 11 जिले आते हैं जहां से नेपाल के एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां पर नाकाबंदी है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रकें लगी हुई हैं वहां पे, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पा रही, कोई काम नहीं हो पा रहा है वहां पे। तो आपकी सरकार क्यों नहीं एफर्ट करती है? वैसे तो बहुत नेपाल आप लोग करते हैं, आपकी पार्टी करती है, लेकिन जब एक्चुअल कुछ करने की बारी आई तो आप लोग हमेशा की तरह पलायन की व्यवस्था में रहे। क्यों? हमारी पार्टी ने क्या किया आपने? इतनी प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, हमारी पार्टी केवल भूकंप में 4 लोग भेज दिए थे। हमारी पार्टी में भूकंप में इतनी मदद किसी राज्य अभी बात करिए जो मधेश आंदोलन में क्या किया? पूरी आपने एफर्ट क्या किया? अफवाह भी उड़ाई जा रही है, ऐसी बात नहीं, कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए। बहुत सारी मदद। अरे भैया, मैं आपको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, अफवाहें उड़ाई जा रही है। सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए कि आज जो ये हालात पैदा हुए इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश नहीं, इस हालात की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। कि जहां पर हमारे मधेशियों आपने क्या एफर्ट किया? आपकी सरकार ने क्या एफर्ट किया? हमारी सरकार ने बैठकर तमाशा देख रहे हैं आप लोग। जब भी नेपाल पे कोई मामला हुआ है, जब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मदद किया। अभी देखिए, आप बताइए कि आपकी सरकार ने क्या विदेश मंत्री को पत्र लिखा? आपका कोई डेलीगेशन भारत सरकार से मिला? आपने क्या किया? बिल्कुल, आपके तराई के 11 जनपद प्रभावित हो रहे हैं, आपने क्या किया? पूरी तरह आपके जनपद भी वहाँ की आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा है। सरकार पूरी What you have done? एकदम लामबंद है कि हम वहाँ के लोगों। विजय बहादुर पाठक, मैं आता हूँ आपके पास। विजय बहादुर पाठक, केंद्र में आपकी सरकार है, इतना बड़ा इंडियन डिप्लोमेसी की हार हो रही है, बैठकर तमाशा देख रहे हैं आप लोग। देखिए ब्रजेश जी, आप ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 10-11 जनपद प्रभावित है, स्वाभाविक रूप से इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और अनीस मंसूरी जी से जो मुझे अपेक्षा थी, जवाब लगभग उन्होंने उसी तरह दिया। समाजवादी पार्टी के लोग हर जगह कहीं साजिश नजर आती है, लेकिन आदरणीय रामेश्वर पांडे जी ने और रईस सिंह ने इस पूरी घटना को विस्तार से रखा। देखिए, बड़ा संवेदनशील विषय है और कहीं न कहीं उस पर व्यापक नजर रखने की जरूरत है। जिस तरह से योजनापूर्वक
भारत के जो रिश्ते थे और भारत के जो नेपाल से सटी सीमावर्ती जगह थे, रोटी बेटी की बात रामेश्वर पांडे जी ने भी की है, और हम सब लोग भी जानते हैं कि मधेसी लोगों का, भारत का नहीं, सामान्य तौर पर भारत के ही लोग जो वहां पर 100 सालों से बस गए, वहां की अर्थव्यवस्था में, वहां की प्रगति में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। जिस तरह से योजना पूर्वक चीन, रईस सिंह ने ठीक उस बात को उठाई है कि वहां जो घटनाक्रम होगा उस घटनाक्रम को का भारत पर भी असर होगा, और स्वाभाविक रूप से जो हमारा पड़ोसी चीन है। आप ये ज्ञान की बातें मत बताओ मुझे कि क्या होगा क्या नहीं। व्हाट यू हैव डन भाई, आपने क्या किया? देखिए ब्रजेश जी, आपकी सरकार ने क्या किया? आपके प्रधानमंत्री ने क्या किया? आपके विदेश मंत्री ने क्या किया? आपका सवाल एकदम लाजमी है, और हम जो वहां पर घटनाक्रम, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनका अध्ययन करते हुए जो आवश्यक कदम है उसको उठाने का डॉक्टर रामेश्वर पांडे, क्या ये चाइना को खुश करने के लिए, या वहां के जो हुक्मरान हैं या कुछ लीडर्स हैं नेपाल में, वो कुछ प्रो चाइना है और उनको लगता है कि भारत का विरोध करने से उनको कुछ लाभ होता है? शायद इसी मकसद से मधेसियों को दबाया जा रहा है। नहीं, वो मधेसियों को दबाने का मामला हमेशा, ये सिर्फ आज से नहीं है। यह अलग बात है कि इस स्थिति का चीन लाभ उठाना चाहता है। चीन ने बड़ी कोशिश भी की। अब नेपाल भारत से इस तरह जुड़ा है कि चीन की सारी कोशिशों के बाद भी, पाकिस्तान की कोशिशों के बाद भी इतना गहरा रिश्ता है नेपाल से कि वो कुछ कर नहीं सकते। जिस तरह भूकंप में भारत ने कोशिश की, वहां के लोग जिस तरह आर्थिक तौर पर जुड़े हैं, चीन की साइड से सत्ता तंत्र तक तो चलती है। करेक्ट, उन्होंने कोशिश किया कि वो आर्थिक सहयोग दें, लेकिन भारत और नेपाल के आर्थिक रिश्ते इतने गहरे जुड़े हैं, इतनी व्यापक निर्भरता है एक दूसरे पर, कि चीन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। चीन कोशिश कर सकता है कि नेपाल को डिस्टर्ब करे, भारत के विरुद्ध एक नाकाबंदी करे, जैसे सार्क में कुछ चीजें डिरेल हो जाए, इसकी कोशिश करता है चीन, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता है। लेकिन कभी भी नेपाल एक ऐसा मुल्क रहा है जो भारत का दोस्त रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी नेपाल ने भारत के खिलाफ कोई, पर यूनाइटेड नेशन में वहां के जो परमानेंट इनोवाई है, उन्होंने जाके कंप्लेन की कि भारत उनकी आर्थिक नाकाबंदी कर रहा है। नहीं, तो ये तो इंटरनेशनल फोरम का यूज हो गया डॉक्टर पांडे। नहीं, वो उन्होंने ये जरूर कहा कि भारत ने आर्थिक नाकाबंदी की, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद भारत ने लिख कर दिया। देखिए, जो 12 सूत्री ने भारत की निगरानी में, भारत की विदेश नीति की असफलता थी कि भारत की निगरानी में 12 सूत्री मुद्दों पर समझौता हुआ था। ये भारत की राजनीतिक विफलता जरूर है कि उन मुद्दों की निगरानी नहीं हो पाई और वो लागू नहीं हो पाए। लेकिन भारत ने स्पष्ट बतलाया कि हमारे ट्रक सीमा पर खड़े हैं, आपके मधेसी क्षेत्र में आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे जाए। अब वो सारे ट्रक जाने लगे हैं। तो दरअसल ये मधेसी आंदोलन का नहीं, वहां पर डॉक्टर पांडे, अगर ये मधेसी कमजोर होंगे तो नेपाल में भारत की हैसियत भी तो कमजोर होगी। ये मधेसी कमजोर होंगे तो भारत की स्थिति कमजोर होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। दरअसल मधेसी एक समस्या है नेपाल के लिए, मधेसियों की अपनी समस्या है, जिसको वो हम अंतर्राष्ट्रीय फोरम में यह भी नहीं साबित कर सकते, यह भी नहीं कन्वे कर सकते कि हम किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम सहयोग की भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन मधेसियों की जो समस्या है उससे हम चिंतित हैं। डॉक्टर रईस सिंह, अगर हमारे पड़ोस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ऐसी अप्रिय चीज हो रही है जिसका सीधा प्रभाव हम पर पड़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव इस देश की जनता पर पड़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है, तो क्या ये भारतीय नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इंटरवीन करे? क्या चुपचाप खड़े होकर सिर्फ ये तमाशा देखना है कि साहब ये तो विदेश का मामला है, हम इसमें दूसरे की आंतरिक नीति पर कोई बात नहीं कर सकते हैं? तब क्यों भारत वहां पर इतना नेपाल के मामलों में इंटरवीन करता है? देखिए, ये दो तरह की कूटनीति क्यों हो रही है? मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग हमारा मत है, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने देखा, कि अगर किसी भी कंट्री के हमारे साथ अगर हमारे हितों से जुड़े हुए कोई सर्कमस्टेंसेज हैं, नेपाल का कोई भी मसला भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। और ये आज से नहीं, ये जब से भारत का संविधान बना उस दिन से मान लिया गया
कि नेपाल में किसी भी तरह की समस्या आती है उसका सीधा सरोकार मैं भारत उसमें आप ही की सुरक्षा बात में एक चीज और जोड़ दूं कि आज ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये इनपुट मिला है जी। कि नेपाल के रास्ते 6 आतंकवादी उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए और जो बिहार के इलेक्शन में डिस्टर्बेंस करेंगे। नहीं तो वो तो हमेशा आपकी से सीमा तो पूरी खुली हुई है, बिल्कुल खुली। आप किस तरह के टू नेशन की पॉलिसी की बात करते हैं? आप देखिए, आज नहीं पहले से भी आतंकवादी इन्फिल्टर करते रहे हैं। जितनी हमारी फेक करेंसी हुई वो पाकिस्तान के उसके नेपाल के जरिए इन्फिल्ट्रेट करी है। तो ये एक कहना कि हम इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी जहां पर तक बाधित होंगी या उन पे किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा हम बात उठा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप लगातार देखिए चाइना ल्हासा से लेकर के और काठमांडू तक रेल और रोड इन दोनों का डेवलपमेंट कर रहा है। नंबर 2, वो कल्चरल कितना डेवलपमेंट कर रहा है कि तमाम नेपाल के स्कूलों में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर उनकी शिक्षा, उनकी भाषा ये कंपलसरी कर दी गई है। उनके इकोनॉमी, उनकी कल्चर और उनकी सिक्योरिटी, तो ये तीनों के जरिए वो भारत को नेपाल में काउंटर कर रहा है। भले हम ये बात आज ना माने कि नहीं वो चाइना ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो उसका अगर नहीं कर रहा है तो ब्रह्मपुत्र पर डैम चाइनीज कंपनी क्यों बना रही है? वो इसीलिए बना रही है, वो भारत की देखिए उसका उद्देश्य है भारत को चारों तरफ से घेरना। हिंद महासागर में वो घेर चुका है, ऊपर से वो आपको घेरना चाहता है, तो पीओके में वो घेर चुका है, नेपाल बचा उसमें वो घेरना चाहता है। तो ये हम इस बात से बरी नहीं हो सकते ये कह करके कि नहीं हम उनके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हमको अपने बिल्कुल करना चाहिए। आई डू एग्री विद यू। अगर आपका अपना हित प्रभावित हो रहा है तो जरूर इंटरव्यू करना चाहिए, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप पड़ोसियों के चुपचाप तमाशा नहीं देख सकते। हमारी वर्तमान सरकार ने, प्रधानमंत्री नेपाल के लाखों लोग इंडिया में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में कहा था कि मैं प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी पर चलूंगा, और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी ये कहती है कि जैसे ही नेपाल में इस तरह की सर्कमस्टेंसेस डेवलप हुई थी, हमको तुरंत उन्हें रोकने का प्रयास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है। अनीस मंसूरी, आपकी सरकार ने अब तक कोई एफर्ट क्यों नहीं किया कि वहां पर हालात कुछ ठीक हों और आपका जो अर्थतंत्र है 11 जनपदों का वो कम से कम ठीक हो? क्योंकि आपकी भी इकोनॉमी 11 जनपदों की बहुत कुछ नेपाल पर बेस्ड है। अभी हमारे साथी डॉक्टर साहब ने बताया कि सारे ट्रक वहां जाके बॉर्डर पे खड़े हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे के 150 ट्रक जा चुके हैं। तो अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश नहीं थी कि तो ये रास्ता कैसे खुले, इतने सामान वहां पर तमाम ये आपकी कोशिश है? नहीं, फिर कैसे पहुंची वहां पर? उसके बाद जो है आज उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह बदनाम किया जा रहा है कि उनकी वजह से वहां इस तरह से दिक्कत हो रही है। आपका एक भी अधिकारी, सुनिए अनीस मंसूरी, एक भी अधिकारी आपका नेपाल के अफसरों से बात करने नहीं गया? नेपाल वैसे तो बात पर आप लोग सीमा पर मीटिंग करते हैं, इस मामले पर एक भी अफसर ने बात नहीं की? इंटरनेशनल मैटर, आप लोग इस मुद्दे पर खामोश बैठे हैं क्यों? इसमें विदेश का मुद्दा कहां से आ गया? अगर अर्थतंत्र प्रभावित हो रहा है तब बॉर्डर पर मीटिंग किस बात की करते हैं? तब आपको विदेश तंत्र नजर नहीं आता? तब फॉरेन पॉलिसी की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आज नेपाल जो चीन से, आज जब संकट आया अपना पल्ला झुला लिया। कौन है आज नेपाल ऐसी बात कर रहा है कि हम आपसे नहीं, हम चीन संबंध बना लेंगे? तो कहीं ना कहीं नेपाल से विजय बहादुर पाठक बनाने में नरेंद्र मोदी जी का हाथ रहा है। आपको यह सच स्वीकार कर लेना चाहिए कि नेपाल में आपकी इंडियन डिप्लोमेसी कोलैप्स हो गई, फेल्ड। ब्रजेश जी, आपने सवाल किया है तो स्वाभाविक रूप से मैं पांडे जी को भी सुन रहा था और राजेश सिंह जी को भी सुन रहा था। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें बड़े सूझबूझ की आवश्यकता है और सूझबूझ का परिचय केंद्र की सरकार दे रही है। कितने मामले पर कहां इंटरव्यूइंग करना है और कहां नजर रखनी है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो चर्चा में भी बात निकल के आई है, जो आपके दर्शक भी जानते हैं, पांडे जी आपने कहा कि उन मामलों का जानकारी कर रहे हैं नेपाल के राजदूत का कहना हम चाइना का रास्ता खोल सकते हैं। तो जैसे ही क्या इतना पर्याप्त नहीं समझने के लिए कि आप फेल हो गए हैं? मधेसी आंदोलन के समर्थक के रूप में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, वहां पर वह स्टैंड लेना पड़ा, और जहां इनकी आवश्यक है मदद करने की, जहां इंटरव्यूइंग करने की आवश्यकता है, वहां भी दोनों तरह की। एक सीधा सवाल, मैंने कहा कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन, चाइना, वन डायरेक्ट क्वेश्चन, आप मधेसियों के साथ हैं कि उनके खिलाफ हैं? देखिए, जो बातें हमको यहाँ आपके सामने स्वीकार करनी पड़ेगी वो हम स्वीकार करेंगे, और जो बातें कूटनीतिक हैं उस पर आप मधेसी के साथ हैं कि खिलाफ हैं? मैंने अपने मधेसी के साथ हैं कि खिलाफ जो हैं? स्टैंड है वो हमने बताया कि जो मधेसी समझ गए आप उनके खिलाफ चैनल पर स्वीकार करने की चीजें उसको हम स्वीकार करेंगे, मधेसी समझदार और जो कूटनीतिक स्थिति पे करना पड़ेगा वो हम तय करेंगे। डॉक्टर पांडे, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो मधेसियों को साथ दे या ना दे? विजय बहादुर पाठक की स्टेटमेंट से साफ है किसी के साथ नहीं हो रही है यह इस बात करते हुए। खुद भाजपा ने, खुद सरकार ने मधेसियों की समस्या के साथ अपनी सहभागिता बताई है,
उसकी चिंता बताई है। उन्होंने बार बार कहा है, इस सरकार ने कहा है, मोदी की सरकार ने कहा है कि हम मधेसियों की समस्या के प्रति चिंतित हैं और चाहते हैं कि हल हो। जब नरेंद्र मोदी गए थे तो आप लोग याद करिए कि उन्होंने जब संविधान के बारे में कहा तो उन्होंने 2 शब्द कहे कि एक ऐसा संविधान बने, जब नेपाली प्रतिनिधि दिल्ली में मिला था तब भी और जब मोदी गए, एक ऐसा संविधान बने जिसमें सर्वानुमति की और सबकी सहभागिता हो। यह प्रतीकों में, संकेतों में यही बात थी कि हम मधेसियों के साथ हैं। और उन्होंने, भाजपा ने भी और केंद्र सरकार ने भी, हमारी किसी पार्टी ने, केंद्र हो या कांग्रेस, सबने मधेसियों की चिंता बताई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि ये बात तो करते रहे। देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूटान हो, मालदीव हो, हम नेपाल में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सार्क का मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, लेकिन यह बात सही है कि हमारे पड़ोस में अगर कुछ होता है तो हम उसका कंसर्न है, हम अपना कंसर्न जाहिर कर सकते हैं। लेकिन दोनों पार्टियों ने, दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने मधेसियों की समस्या के साथ अपनी सहभागिता भी दिखाई है, चिंता भी जताई है। मुझे पाठक जी को ये बात साफ साफ कहनी चाहिए, भाजपा चाहती है कि मधेसियों की समस्या हल हो। भाजपा चाहती है कि जो नेपाल का जो आंतरिक गृहयुद्ध की स्थिति हो रही है वो खत्म हो। डॉक्टर रईस सिंह, और भारत से जुड़े हुए लोगों का, क्या मधेसियों का साथ न देना क्या इंडियन डिप्लोमेसी का कोई हिस्सा है? बहुत प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी बताते हैं, मुझे तो लगता है हाईली डीएक्टिवेटेड फॉरेन पॉलिसी है। नहीं, ये डायलेमा की स्थिति है, क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि हमारी सरकार एक विजय बहादुर ने कहा ना, वो सीधा जवाब नहीं दे सकते। नहीं, मैंने कहा एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनैतिक प्रतिबद्धता है, दूसरा भारतीय सुरक्षा के पक्ष है। वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनैतिक प्रतिबद्धता पर सरकार ज्यादा फोकस कर रही अपेक्षाकृत मधेसियों के साथ आने में। लेकिन ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि जब भी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, उस हर कंट्री में, अमेरिका के हम बहुत निकट जाने की बात कर रहे हैं, हमको ये सीखना पड़ेगा कि वहां पर वो लॉबी हमें तैयार करनी पड़ेगी जो उनकी डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर दबाव बनाए, ताकि भारतीय हितों को प्रभावशाली ढंग से वहां प्रस्तुत किया जा सके। अन्यथा हमारे पास और कोई साधन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि 2M दर्जे के नागरिक घोषित हो जाएंगे। नहीं तो कोई अधिकार नहीं। आज की अभी डॉक्टर पांडे ने कहा कि अगर ये भारत से शादी करके तो उनके बच्चों को 15 वर्ष नागरिकता भी नहीं मिलेगी। उनके बच्चों को और उस स्त्री को 15 वर्ष बाद अंगीकृत नागरिकता मिलेगी, जिससे ना वहां की सिविल सेवा में जा सकते, ना वहां की सेना में जा सकते, और ना वहां पर उच्च पदों पर जा सकते। वो कह रहे साहब नेपाल वंशी ही आएंगे। नहीं तो ऐसी अब तक इनकी इंडस्ट्री लगाने क्या नेपाल वंशी आया था? इनका अर्थतंत्र क्या नेपाल वंशी चला रहा था? नहीं, वो तो आज ऐसे मधेश से लोगे और बात करोगे नेपाल वंशी की, तो वो कहीं न कहीं उन पर हमको हिट करना पड़ेगा पॉलिटिकली कि वो सही रास्ते पर आए। अदरवाइज हमको, अगर देखिए, एक नेहरू जी का बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि कोई भारत हुए बगैर नेपाल नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है कि भारत और नेपाल की संस्कृति, भारत और नेपाल के हित, भारत और नेपाल अनीस मंसूरी, वक्त बहुत कम है मेरे पास, क्या यूपी सरकार कोई पहल करेगी ताकि आर्थिक नाकेबंदी न हो? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा नेपाल की मददगार रही है। रही बात मधेसियों की, जो मधेसियों के साथ 2M दर्जा और भी तमाम व्यवहार गलत किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें संविधान भंग नहीं दिया जा रहा। आप तो मधेसियों के साथ हो। नहीं, अच्छा इस ऐसे, चूंकि हमारे मधेसी जो है, हमारे रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारे जैसा उनकी संस्कृति है, पहनावा है, कल्चर है, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह है, और सब हमारे रिश्ते हैं। और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको विजय बहादुर पाठक, वक्त बहुत कम है, ओनली 20 सेकंड, मुझे बताइए कि क्या इंडियन डिप्लोमेसी के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा? ब्रजेश जी, पूरी चर्चा में रईस सिंह जी ने, रामेश्वर पांडे ने जो सवाल उठे थे उनके समाधान संकेतों में दिए हैं। भारत की सरकार वहां की जो कूटनीति की स्थिति है उनको देखते हुए जहां संरक्षण देने की आवश्यकता होगी वहां संरक्षण देगी, और जो कूटनीतिक निर्णय करना होगा वो निर्णय करेगी। रामेश्वर पांडे, रईस सिंह, अनीस मंसूरी और विजय बहादुर पाठक, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल मधेसियों की समस्या ये है कि वहां का जो आर्थिक तंत्र है वो मधेसियों का तंत्र है, वो मधेसियों के पास है, लेकिन जो उनको राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिए गए हैं वो उसको दोहरी नागरिकता यानी 2M दर्जे की जो सिटीजनशिप है ना, उसकी तरफ वो इशारा करती है। यानी उनको ना वहाँ राजनीतिक अधिकार है और आर्थिक तौर पर जो उनको स्वतंत्रता चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। यानी मधेसियों को वहाँ पर बहुत काट कर अलग किया जा रहा है ताकि 2 तरह की स्थिति बना जाए, नेपाल वंशी अलग, मधेसी अलग। यानी भारत का जो हित है वो बहुत सर्वाधिक तौर पर प्रभावित हो रहा है, और ये हित उत्तर प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि तराई के जो 11 जनपद हैं उनका मधेश से सीधा नाता है, चाहे रोटी बेटी का हो, चाहे आर्थिक रिश्ता हो, चाहे राजनीतिक रिश्ता हो।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए। रात 11:30 पर इस बहस को आप दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।